अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह एक बहुत खौफनाक वाक़े के साथ हम दोनों भाई साजिद और माजिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का वाक़या बहुत खौफनाक होने वाला है। तो बिना वक्त ज़ाय किए आज वाक़े की तरफ चलते हैं क्योंकि वाक़या थोड़ा लंबा है और ये हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। उन्होंने हमें ये वाक़या 4 पार्ट्स में भेजा है, यानी कि 4 हिस्सों में उन्होंने ये वाक़या भेजा है क्योंकि ये एक जिन का वाक़या है जिसका साया उस घर में था जहाँ पे ये लोग रहते थे और उनके साथ मुख्तलिफ़ औकात में यानी 1990 से लेके 2015 तक उनके साथ 4 वाक़यात इस तरह के हुए जो उसी जिन से रिलेटेड थे। तो उन्होंने हमें ये वाक़या 4 हिस्सों में भेजा है और उसी वाक़यात का एक पहला हिस्सा जो है मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए वाक़े की तरफ। तो वाक़या भेजा है जी हमें लाहौर से, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जी शादिया। शादिया कहती हैं कि जी 1990 में घरेलू हालात ख़राब होने की वजह से हमें एक जगह पे रहना पड़ा। लाहौर के सोसाइटी है एक बड़ी मशहूर मॉडल टाउन, और वो बताती हैं कि हमारे वालिद साहब हमारे साथ नहीं रहते थे। हम 4 बहन भाई थे और शादियाँ में सबसे बड़ी हैं। वो बताती हैं कि हम लोग उस घर में घर का काम करने के एवज रहते थे। मेरी अम्मी उनके घर की सफाई वगैरह करती थी, खाना वगैरह पका देती थी और मैं भी उस काम में उनका हाथ बटाती थी। और जो वाक़या पेश आया था वो इस घर की मालकिन जिनका नाम गुल आंटी था उनके साथ पेश आया था। और शादिया बताती है कि जब हम इस घर में आए तो जो मालिकों का घर था वो 2 कनाल पे मुहित एक पुरानी बिल्डिंग थी और उसके 2 बड़े बड़े बाग थे और एक बाग के अंदर आम का दरख्त था जो बहुत ज़्यादा घना था। और उस आम के दरख्त के ऊपर एक काला बिल्ला जो था ना अक्सर बैठा रहता था उस शाख के ऊपर जो टहनी उनके घर की खिड़की को लगती थी। शादिया बताती हैं कि मेरी अम्मी अक्सर गुल आंटी को कहा करती थी कि बाजी जब मैं आपके घर के कमरों का काम करती हूँ ना, सफाई करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पीछे से कोई देख रहा है और मैं अगर डर के किसी दूसरे कमरे में जाती हूँ तो लगता है कि वो मेरे पीछे उस कमरे में आ गया। तो पहले तो गुल आंटी ने उन्हें कुछ नहीं बताया ना। पहले तो वो कहती नहीं कि नहीं तुम्हें कोई वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा घर है इसलिए तुम डरती हो। तो खैर अम्मी भी बेचारी उनकी कहती हैं कि हमारी काम करती रही क्योंकि हम लोग मजबूर थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। रहने के लिए घर मिल गया था, खाना भी वो वहाँ उनके घर से आ जाता था, हालात बहुत ख़राब थे। तो अब हम ये घर को छोड़ नहीं सकते थे। और ऊपर से गुल आंटी जो थी ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। शादिया बताती हैं कि हम लोग 1 साल के अंदर अंदर उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए कि ईदों पे हमें वो कपड़े भी लेके देते, ईद पे कपड़े भी लेके देते, वैसे भी हमारे घर का खर्च कुछ कोई राशन वगैरह हमें डाल के दे दिया करते थे। तो अब मेरी अम्मी जो है ना वो कहती हैं कि इनको ना कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ों का ना महसूस होना शुरू हो गया, वाक़यात कुछ और ज़्यादा बढ़ गए। और अम्मी ने बाकायदा फिर गुल आंटी को कहा कि बाजी यहाँ पे ना कुछ है, आप किसी को बुलवा के कोई दम वगैरह या पढ़ाई वगैरह करवाएं। तो फिर गुल आंटी ने उन्हें बताया कि इस घर में एक जिन का बसेरा है। अच्छा। हाँ जी, और वो ये जो बाहर आम का दरख्त है यहाँ पे रहता है। अच्छा। और वो जिन मेरे पे आशिक है, ओहो। ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने जब ऐसी बात की तो अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और शादिया बताती कि हम फिर डर के मारे उस आम के दरख्त की तरफ जाते नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि आपको भी पता है कि एतबार किसी के साथ बन जाए ना तो वो भी ऐसे मुलाजिम छोड़ना नहीं चाहता। तो हमारा एतबार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके साथ बन चुका था, वो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे और हम भी वो जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। हम भी सिक्योर थे, हमारे वालिद साहब हमारे साथ नहीं रहते थे, तो उनकी दूसरी शादी में वालिद साहब ने कर ली थी तो वो उस वजह से उनके साथ नहीं थे। हम 4 बहन भाई थे और हम भी उस जगह पे सिक्योर थे। गुल आंटी ने फिर इनका डर ख़त्म करने के लिए इनको सारी बात बताई
कहती गुल आंटी कहती हैं कि मैं 18 साल की थी जब मैं लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ती थी। जिन उन्होंने बताया कि जिन मेरे पे आशिक कैसे हुआ और किस जगह से ये मेरे पीछे लगा था। वो बताती कि मैं लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ती थी, गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो कह रही हम लोग ना, मैं और मेरी सहेली ना कॉलेज में जब ये ब्रेक टाइम होता ना, तो थोड़ा सा ना कॉलेज के अंदर ही खुली जगह थी और वहाँ पे ना एक घना दरख्त था। हम लोग उस दरख्त के नीचे जाके बैठते थे, खाना वगैरह जो भी हमारा होता हम वहाँ पे जाके बैठ के खाते थे। तो कहते एक दिन हम इस तरह खाना खा रहे थे तो ऊपर से ना एक काले रंग का बिल्ला उसने छलांग मारी बिल्कुल सीधे हमारे आगे। और जैसे ही उसने छलांग मारी है तो उसके पीछे एक इतना बड़ा खून से भरा हुआ लोथड़ा खून का ऊपर से नीचे गिरा हमारे ऊपर। अल्लाह। वो कहते जब वो नीचे गिरा तो उसके चींटे, इतना वो खून से भरा हुआ था कि उसकी चींटे हमारे पे पड़ी। तो हम दोनों लड़कियां डर के वहां से भाग गई। और अब गुल आंटी कहती हैं कि मेरा जो दिल था ना, पहले तो मैं बड़ा घबरा गई वहां पे जाने से, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ना मेरा दिल करे कि मैं उस जगह पे जाके फिर बैठूं। मतलब जहाँ पे वो बिल्ला गिरा, बिल्ले ने छलांग लगाई और उसके बाद वो खून का गोश्त का लोथड़ा कॉलेज के उस दरख्त के नीचे, जहाँ कॉलेज के उस दरख्त के नीचे। अब कहती कि मेरा दिल करता था कि मैं इस दरख्त के पास जाऊं, हालांकि मैं बड़ी डरपोक थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता था कि मैं उस दरख्त के पास जाऊं। गुल आंटी कहती हैं कि हमारे उस वक्त उनके घर के हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे। कह रही मेरे वालिद साहब ना नारकली एक प्रेस के बाहर ना खेस बेचा करते थे। ये वही प्रेस था जिसकी मालकिन अब ये गुल आंटी थी। अच्छा 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 अच्छा। हुआ ये कि ये उनके वालिद साहब उस प्रेस के बाहर वो खेस जो थे ना वो लगा के हाथ से बने हुए वो बेचते थे, और जो प्रेस का मालिक था ना वो इनसे किराया नहीं लेता था। उनकी अच्छी सलाम दुआ थी। और यहाँ तक कि वो बताती हैं कि मेरी जो पढ़ाई की किताबें आती थी ना वो भी इस प्रेस से आती थी, एज ए डोनेशन कह लें, ठीक है। अब हुआ इस तरह के उस प्रेस के जो मालिक थे ना उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तो वो बड़ा परेशान रहने लगे। अब कहती मेरे वालिद साहब उनसे मिलते थे डेली, देखते थे उन्हें, तो उनके हालात उन्होंने देखे, कुछ उनकी में चेंजिंग देखी। तो वालिद साहब ने पूछा क्यों आप मियाँ साहब परेशान क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि वाइफ की वजह से अब घर का वो माहौल नहीं रहा, तो उनकी औलाद भी नहीं थी, वो अकेले रहते थे। तो कहती मेरे वालिद साहब ने उन्हें मेरे रिश्ते की बात की। हालांकि वो बताती हैं कि उस वक्त मैं 18 साल या 18-19 साल की थी, तो वो मुझसे बहुत बड़े थे। हमारा एक दीनी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, इसलिए हम लोग जहाँ पे हमारी लड़कियों की शादी होती हम लोग सवाल नहीं करते। कभी मैंने भी चुप करके शादी कर ली और मैं इस घर में आ गई। अब गुल आंटी बताती है कि जब मैं इस घर पे आई तो वो जिन मेरे पीछे इस घर में आ गया। अच्छा। अब वो बताती हैं कि अक्सर मैं ना अपने खाविंद के साथ ग्राउंड में बैठी होती थी और सामने हमारे घर की बिल्डिंग थी जो कवर्ड एरिया था, और उसके साथ वो आम का दरख्त था। वो बताती हैं कि मैं ऐसे बैठती थी ना तो मुझे ऊपर एक साया नज़र आता था, और साया आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में तब्दील हो जाता था, ठीक है। और जब वो एक शक्ल इख्तियार करता था तो वो यूसुफ जिन होता था। उस जिन का नाम यूसुफ था जो गुल आंटी पे आशिक हो चुका था। माशाल्लाह, नाम तो उनका बहुत ज़बरदस्त है। मुसलमान था, जिन मुसलमान था। अच्छा। हाँ जी, वो बता रही कि जिन मुसलमान है और वो मेरे पे आशिक हो चुका, और वो मुझे सामने खड़ा नजर आता था। अच्छा। अब शाज़िया बताती हैं कि गुल आंटी ने मेरी अम्मी को बताया कि वो जिन वहाँ से उठता था, ऐसे मेरे पास आता था और मैं अपने खाविंद के साथ बैठी होती थी। उनको वो नज़र नहीं आता था, मुझे नज़र आता था। वो कह रहे ऐसे हवा में आता था, मुझे लगता है कि जैसे हवा में उड़ के आ रहा है, ऐसे आके मेरी बाजू पकड़ता था और ऐसे जैसे ना मुझे उठा के ले जाता था। तो कह रही कि मुझे उस वक्त ना एक नींद सी आ जाती थी, मैं सो जाती थी और मैं नींद के आलम में ऐसे जैसे कोई बंदा ख्वाब देख रहा होता है ना, मैं ऐसे उड़ के जाती थी और मैं नीचे अपनी बॉडी को पड़ी भी देखती थी कि मैं अपने खाविंद के साथ नीचे सोई हुई हूँ और ये मुझे उड़ा के ले गया। गुल आंटी कहती हैं कि वो मुझे लेके जाता था अनारकली बानो बाजार में,
जहाँ से हम बचपन से कपड़े लेते थे और जहाँ हमारा बचपन भी गुजरा। अनारकली के वो ये रहने वाले थे ना, गुलांटी अनारकली की रहने वाली थी, और कहती ये मुझे अनारकली बानो बाजार में लेके जाता था, अच्छा। और वहाँ पे जाके कहता था कि लाल रंग के कपड़े लो और लाल रंग की चूड़ियाँ लो। तो गुलांटी कहती कि मैं ख्वाब में भी मैंने कभी उससे कोई चीज़ नहीं ली, ठीक है। और वो गुलांटी बताती हैं कि पहले ये कभी कभी होता था, उसके बाद ये रूटीन बन गई, मैं डरना शुरू हो गई, इस घर से मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके इस घर में बुलाया, अम्मी आई मेरी, उन्हें मैंने सारा वाक़या बताया कि अम्मी, क्योंकि अम्मी को वो खून के लोथड़े वाला कॉलेज से लेके जब तक का सारा किस्सा मालूम था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने अम्मी को सब कुछ बताया तो अम्मी समझ गई मेरी कि क्या मसला हो रहा है, उन्हें पता लग गया। कहती अम्मी मुझे बहाने से घर लेके गई और लोहारी के अंदर एक बुज़ुर्ग बैठते हैं, उनके पास मुझे लेके गए। उन बुज़ुर्ग ने मुझे दम किया, देखा, और उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर किसी जिन का साया है, लेकिन वो इसे तंग नहीं करता, इसको कुछ कहता नहीं है, ठीक है। फिर कहते मैंने अम्मी को सारा कुछ बताया कि अम्मी इस तरह ये मुझे लेके जाता है, हवाओं में मैं उड़ती हूँ, और हालांकि मैं देखती हूँ कि मैं नीचे पड़ी हुई हूँ अपने शोहर के साथ, मैं उनके कंधे पे सर रख के सो जाती हूँ, लेकिन मैं हवा में होती हूँ। तो मुझे ये कहता है कि लाल रंग की चूड़ियाँ और लाल रंग के कपड़े लो। ये बात उन्होंने उस बुज़ुर्ग को भी बताई जाके कि यूसुफ जीन जो है ना, वो कहता है कि लाल रंग की चूड़ियाँ लो और लाल रंग के कपड़े लो। बुज़ुर्ग ने बड़ी सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में तुमने उससे कोई चीज़ नहीं लेनी, अगर तुमने उससे कोई चीज़ ले ली वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अल्लाह, इतना खतरनाक काम था मतलब। हाँ जी। और वो बताती हैं कि वो मुझे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बड़ी बातें जो थी ना सारी वो अपनी अम्मी को अब बताना शुरू हो चुकी थी। अम्मी कहती मेरी यहाँ पे 1 महीना रह के गई, मैं उन्हें सब कुछ बताती थी कि ये कुछ यहाँ पे चल रहा है। शादी कहती हैं कि ये वाक़या उन्होंने हमारी अम्मी को सुनाया, अम्मी डर गई, अम्मी ने आगे हमें ये वाक़या सुनाया। हम अब छोटे थे, हम डर के मारे उस दरख्त की तरफ जाते भी नहीं थे, कोई काम भी होता था तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाते थे। पहले तो वो समझते रहे होंगे ना कि ये बिल्ली है या कोई बिल्ली जानवर है। हाँ अभी जी। तो पता चल गया ना उनको कि बाद में हमें भी शादियाँ कहती हैं कि बाद में हमें भी पता लगा कि ये जो बिल्ला ऊपर अक्सर बैठा रहता है, कहीं ये वही तो जिन तो नहीं है। बिल्कुल। और ये बात गुल आंटी ने उन्हें नहीं कही कि ये बिल्ला है या कुछ, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वो जिन इसके ऊपर रहता है, उसका बसेरा इस आम के दरख्त पे है, उसी दरख्त पे जिसकी शाखें उनकी खिड़की के पास आती, जो उसकी शाख जो भड़ी हुई थी ना, जो एक खिड़की के पास लगती थी, उस खिड़की के कमरे में गुल आंटी नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। मतलब वो एक जिन था, नेक जिन था, मुझे नेक जिन था, वो मुसलमान था। हाँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि गुल आंटी के जो खामिंद है वो कह रही कि वो ना बीमार रहना शुरू हो गए। तो हमें इस तरह लगा कि जैसे ये जिन कोई जो है ना उसके असरात हैं जिसकी वजह से ये बीमार रह रहे हैं। हालांकि वो कहती हैं कि वो उस वक्त बहुत बूढ़े थे, मेरी उम्र से डबल से भी ज़्यादा थे वो, यानी कि ये अगर 20 साल की थी तो वो 50 साल के थे। वो बीमार रहना शुरू हो गए और घर वाले समझे कि शायद ना ये यूसुफ जिन कर रहा है। उन्होंने इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया, बुज़ुर्गों से मिलना शुरू कर दिया, तवीज़ लाने शुरू कर दिए। तो एक दिन गुल आंटी बताती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि यूसुफ जिन जो है ना वो एक हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, इनके वो इलाज करवाने के बाद मतलब इन्होंने पढ़ाई जब ये इनका गुल आंटी का इलाज चल रहा है, इसी दौरान वो कहती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि यूसुफ जिन जो है ना हॉस्पिटल के एक स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और पास उसका वालिद खड़ा हुआ है जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है और दराज कद है, लाठी उन्हें हाथ में पकड़ी हुई है, और वो कह रहे हैं कि बेटा यूसुफ मुझे बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया है, मैं उसके ख़ानदान को तबाह कर दूंगा।
और यूसुफ जिन कह रही हैं कि स्ट्रेचर पे लेटा हुआ अपने अब्बा को कह रहा है, अपने वालिद को, कि अब्बा जी आपको हजरत सुलेमान की कसम है, आपने उन्हें कुछ नहीं कहना। माशाल्लाह। और ये ख्वाब में देख ये रही वो है। ख्वाब में देख रही है, ये सारा कुछ उनके ख्वाब में चल रहा है। कह रही मैंने ये ख्वाब लास्ट टाइम जो देखा वो ये था। उसके बाद कह रही कि यूसुफ जिन मुझे नज़र आना कम हो गया। अब ये कंफर्म नहीं, आंटी बताती हैं कि मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो मर चुका है कि जिंदा है, लेकिन जो कुछ तुम्हें नज़र आता है ना इस घर में, वो मुझे भी आता है। अच्छा। ठीक है, तुम्हें तो हल्के हल्के साए नजर आती हैं, तो वो कहती हैं साजिद भाई मेरे कि ये मेरे सारे साथ- रोंगटे देखे खड़े हो हाँ जी गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और खौफ की लहर एकदम निकल हाँ जी गई हाँ जी मेरी। हाँ जी। वो बताती हैं कि तुम्हें तो साए नजर आते हैं, मुझे मैं कई दफ़ा किसी अनदेखी चीज़ से हम कलाम भी होती हूँ, मैं बात भी करती हूँ। अच्छा, अब मज़े की बात मैं आपको एक और बताता हूँ। शादिया बताती हैं हमें कि जब उन्होंने यूसुफ जिन को देखा कि वो स्ट्रेचर पे है, हॉस्पिटल में है, उसके बाद गुलांटी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो थे ना वो फोत हो गए। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, नेचुरल या जो भी किसी वजह से हो गई, बीमार थे, बूढ़े थे। तो कह रही मेरी अम्मी ना मेरे पास यहाँ पे रहती थी आके, तो कह रही एक दिन ना मुझे ख्वाब में ना किसी ने कहा कि तुम्हारे तकिए के नीचे ना एक ख़त पड़ा, वो उसे पढ़ लो। हाँ जी, वो कह रही मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे तकिए के नीचे एक ख़त पड़ा हुआ था। और मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि शाजिया ने हमें ये बताया है कि वो ख़त मेरी अम्मी को गुल आंटी ने दिखाया भी, अल्लाह। लेकिन वो पढ़ना चाह रही थी या पढ़ना होगा, अम्मी ने मना कर दिया डर के मारे के बस इसको छुपा लें, इसको छुपा लें। ये मुझे ना दिखाएं। तो उन्होंने बताया नहीं इसमें लिखा क्या हुआ था? नहीं, बस वो ये हमें शाजिया ने नहीं बताया, शायद उनको भी नहीं मालूम होगा, अगर मालूम होता तो शायद हमें बता देती, क्योंकि उन्होंने हमें, आपको बता रहा हूँ कि 1990 से लेके 2015 तक उन्होंने हमें 4 वाक़यात भेजे हैं। अच्छा। जो वक्तन फ़वक्तन उनके साथ हुए हैं। और उस जिन का उसके बाद यहीं से इनका राब्ता ख़त्म नहीं हुआ। वो बताती हैं कि गुल आंटी हमारी वहीं पे मौजूदगी में, यानी कि ये उसी घर में थी, तो गुल आंटी की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब ये गुल आंटी से मिली हैं तो वो कहती हैं गुल आंटी उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी। और हाँ, एक और चीज़ कि जिस दिन वो कहती वो ख्वाब में मेरी आया, मुझे ख़त दे के गया, उसके बाद सुबह मैं अपने किचन में खड़े होकर काम कर रही थी, तो यही बिल्ला जो वहाँ बैठा होता है, ये पता नहीं कैसे हमारे घर के अंदर दाखिल हो गया और ये भाग के मेरे पास आया। मैं इसको देख के घबराई हूँ, ये मेरी टांग के साथ लगा है और मैं डर के गिर गई हूँ। अच्छा। और ये बिल्ला बाहर भाग गया और गुल आंटी जब गिरी हैं तो उनकी टांग टूट गई। वो शादिया बताती हैं कि हमने उनको जब देखा, जब हम उनसे मिले 1990 में, तो उनकी एक टांग टूटी हुई थी, मीन्स के वो लंगड़ा के एक लकड़ी के सहारे से चलती थी। ये तब की बात है जब उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो स्ट्रेचर पर है। उसके बाद उन्हें खत मिला और खत मिलने के बाद वो कहती हैं कि ये वाकया पेश आया था उस वक्त उनके साथ, तब ये शादिया वगैरह वहाँ पे नहीं थे। अच्छा। ये उनसे पहले का वाकया है। ये गुल आंटी ने उन्हें बताया कि इस तरह वो बिल्ला भाग के यहाँ से बाहर निकला और मेरे साथ लगा और मैं डर के मारे गिर गई हूँ। अच्छा। गिरने से मेरी टांग टूट गई। यानी कि माजिद भाई, मैंने सुना है, हमारे एक पीछे हमने एक पॉडकास्ट भी किया था मियां नासिर साहब से, उन्होंने भी हमें एक चीज़ बताई थी कि ये जाती दफ़ा कोई अपनी निशानी दे के जाती है। हो सकता है कि वो अपनी निशानी उन्हें दे के गई हों। बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ जी। और उसके बाद गुल आंटी कहती हैं कि फोत हो गई और शादिया बताती हैं कि हमें 2015 तक फिर ये लगा कि वही जिन हमारे साथ है। अच्छा। हाँ जी। जो तीन इस कहानी के जो 3 पार्ट हैं अलग, वो शादिया ने हमें अपने जो उनके साथ वाकयात पेश आए हैं वो भेजे हुए हैं। ओए साजिद भाई, ये तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया। मैं बड़े मजे के वाकयात हैं। आप इनको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ये जो वाकयात चलने वाले हैं मैं इनको पढ़ चुका हूँ और नहायत ही खौफनाक किस्म के ये वाकयात हैं। एक जिन की, असल जिन की कहानी है
और शादियाँ बताती हैं कि मेरी शादी जब 2015 में मेरी शादी हुई है ना, तब तक हमें इस तरह लगा है कि वो जिन हमारे घर का एक फर्द है। अच्छा, हाँ जी, तक वेट नहीं कर सकता, पता नहीं कैसे मैं, बड़ा वेट इंटरेस्टिंग तो वाकया हो गया नाज़रीन को ये। भी करना पड़ेगा, हाँ, ये बहुत क्योंकि ये बड़ी मज़े की, क्योंकि ये बड़े खौफनाक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं जो इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, आज का ये वाक़या यहीं पे ख़त्म होता है और इसके अगले 3 पार्ट जो हैं वो इंशाल्लाह आपको डे बाय डे डेली आपको मिल जाएंगे और हम लोग इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर आप इनको पूरा देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप वहाँ पे देखिएगा और बहुत खौफनाक मज़े के वाक़यात होने वाले हैं। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।